चद्दर ओढ़े हुए नहीं ना थे, आप शासन चला रहे थे ना, तो आपको देखना चाहिए था। अरे हम तो कर रहे हैं। उनको लगे कि झारखंड में हमारा भविष्य सुरक्षित है, और हम आपको वादा करते हैं कि झारखंड में आपका भविष्य हम लोग सुरक्षित रखेंगे और आपके सोच के अनुरूप आपको झारखंड देंगे। अरे भागना तो उनको है, एनडीए के लोगों को, कि आपने क्या किया 22 वर्षों तक। बलिदान के बदौलत वोट ला करके जो कांग्रेस का जो गठबंधन का प्रत्याशी होगा उसके पक्ष में वोट कराऊंगा। झारखंड के भीतर रामगढ़ उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा कर रही हैं। एनडीए और यूपीए के बीच यहां पर जोरदार जंग होने की संभावना है। हालांकि इस वक्त ये सीट कांग्रेस के पास है और कांग्रेस यह कोशिश करेगी ये सीट फिर से रिटेन कर लें। ममता देवी वहां से विधायक थी। साल 2016 के गोला गोलीकांड के मामले में दोषी करार दी गई और उनकी सदस्यता चली गई। फिल वक्त वो जेल में है और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी उनके पति को बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच आज हमारे साथ कांग्रेस के खिजरी से विधायक राजेश कच्छप हैं। उनसे बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 4 उपचुनाव में जिस तरीके से महागठबंधन ने जीत हासिल की है, क्या वो फिर परफॉर्मेंस यहाँ पर दोहराया जाएगा। और चूंकि राजेश कच्छप लगातार उपचुनाव में अपनी सक्रियता दर्ज कराते रहे हैं, चाहे बेरमो की बात हो या मांडर विधानसभा उपचुनाव की बात हो, इनकी सक्रियता वहाँ भी देखी गई थी। तो इनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि रामगढ़ की सीट को फिर से कैसे कांग्रेस पुनः हासिल करेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्राम सभा पर। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। 4 उपचुनाव हुए पिछले, अगर 2019 से 2023 तक हम लोग देखते हैं, चारों में महागठबंधन ने जीत हासिल की। आपको क्या लगता है, ये जीत सरकार के कामकाज पर जनता की एक प्रतिक्रिया थी या फिर बीजेपी अपने संदेशों को जनता के बीच नहीं पहुंचा पाई? क्या कारण था? देखिए, जो 4 उपचुनाव हुए, उस सरकार जो गठबंधन की है उसका एक विश्वास का एक प्रतीक है। हम लोगों ने जो काम किया 3 वर्षों में, आज हम लोग कोविड काल के बाद, खाली खजाना के बाद, जिस रूप में, जिस तेवर में हम लोगों ने काम किया, जनता देख रही है। निश्चित तौर से एकाएक हर कुछ को नहीं पलटा जा सकता है, लेकिन हम प्रयासरत हैं। इस कानूनी दांवपेच के बीच झारखंड अस्मिता, झारखंड के लोगों के भविष्य को लेकर के हम लोग चिंतित हैं और उस दिशा में हम लोग निरंतर अपना कार्य को जारी रखे हुए हैं। जो रामगढ़ उपचुनाव है, जो गोला गोली कांड है, देखिए इसमें जिस प्रकार से ममता देवी को दोषी करार दिया गया, देखिए बहुत, जहाँ पे अर्थतंत्र हावी होगा तो वहाँ पे माफिया राज कायम होगा, वहाँ पे कंपनी राज कायम होगा, फिर जनता की आवाज़ को दबाया जाता है। लेकिन ममता देवी जनता की आवाज़ थी। ममता देवी ने जन आंदोलन किया। ममता देवी ने लोगों के हित के लिए, वहाँ के लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने आंदोलन किया। ममता देवी को जिस रूप से फंसाया गया, ममता देवी को जेल नहीं जाना चाहिए था, ममता देवी का सदस्यता रद्द नहीं होना चाहिए था। वो इसीलिए कि कल के तारीख में अगर कंपनी तो जो चाहे वो करा देगी, अगर पुलिस के हमारे थानेदार को खरीद लेगा, पुलिस के पदाधिकारियों को खरीद लेगा पैसा वाला, तब तो ये तो बहुत, मतलब लोग फिर लीडरशिप खत्म हो जाएगा, लोग फिर जनता की आवाज़ को कैसे उठा पाएंगे। देखिए, ममता देवी एक आंदोलनकारी नेत्री रही है। ममता देवी के पक्ष में पूरा रामगढ़ विधानसभा है। रामगढ़ की जनता जानती है कि उसकी नेत्री को किस प्रकार से साजिश के तहत, एक आम कार्यकर्ता है, एक आम परिवार की वो नारी है, एक आम परिवार का एक गृहिणी है, और वहाँ से निकल करके पिछला दफ़ा भी जब गोलीकांड होता है तो उनको, उनका 4 माह का बच्चा को छोड़ करके वो जेल जाती हैं। इस बार भी वही 2 माह का दूध मुहा बच्चा को छोड़ करके वो जेल गई हैं। जेल आखिर है क्या चीज़? जेल कौन जाता है? आप जिस प्रकार से उसको जेल भेजने का काम किए, मुझे नहीं लगता है कि ये झारखंड राजनीति के लिए उचित है। अगर आप देखेंगे तो झारखंड आंदोलनकारियों का प्रदेश रहा है, झारखंड आंदोलन का ही एक उपज रहा है, और यहाँ के लोग जल जंगल जमीन अपने लोगों के लिए हमेशा संघर्षरत रहे हैं। निश्चित तौर से ममता ने संघर्ष किया है, परिणाम 2019 में जनता ने उनको विधानसभा भेजने का काम किया। लेकिन जिस प्रकार से साजिश के तहत उसका कार्यकाल को पूरा नहीं करने दिया गया, जनता इस चीज़ को समझ रही है। और ममता के परिवार से जिनको टिकट मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को, मेरा अपना मानना है कि उनके पति को निश्चित तौर से
टिकट देना चाहिए, ताकि ताकि जो है यह जो सीट है, देखिए भावनात्मक आप छोड़ दीजिए, भावनात्मक तो लोग हैं ही, लेकिन एक लड़ने वाला परिवार मिला है रामगढ़ को। लेकिन एक सवाल सबके जहन में आ रहा है कि कांग्रेस को लेकर के जो एनडीए जो हमला कर रही है लगातार, वो कह रही है कि इस इलेक्शन में इमोशन के पॉइंट पर जो है पॉलिटिक्स को केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है, भावनाओं के आधार पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। तो एनडीए के इन आरोपों का कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, एनडीए आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलता है, लेकिन यथार्थ क्या है, सच्चाई क्या? हम कोई भावनात्मक हम नहीं कर रहे हैं, हम भावनात्मक बातें को नहीं कर रहे, जो सच है। अब सच भी अगर आपको भावनात्मक लगे तो वो अलग चीज है। क्या दूध मुहा बच्चा माँ से अलग नहीं है? क्या जो है कंपनी, क्या ममता अपने लिए संघर्ष की थी? क्या ममता को शौक है क्या जेल जाने का, अपने परिवार से बिछड़ने का, अपने बच्चा से बिछड़ने का? नहीं। लेकिन राजनीति में जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता, जो नेता होते हैं, उनका असली क्या चीज होता है? उनका मकसद होता है जनता का सेवा। जनता के लिए ममता आज जेल में है, तो जनता इस चीज को तो इसमें जो है कि कौन सा भावनात्मक बात है? अरे भावनात्मक तो आप गुमराह करना चाह रहे हैं लोगों को। देखिए, 4 उपचुनाव में यूपीए ने 4 सीट जीता है, 2 झारखंड मुक्ति मोर्चा से और 2 कांग्रेस से, 4 सीट जीता है। और निश्चित मानिए रामगढ़ विधानसभा भी आगामी चुनाव में यूपीए ही जीतेगा। लेकिन इन जो 4 सीटों की बात है, तो 2 तो जेएमएम जीते, एक बसंत सोरेन और एक हफीजुल अंसारी। बीच में जो 2 सीटें जो कांग्रेस को हासिल हुई हैं, मैंने देखा कि जब मैं कवर कर रहा था बेरमो उपचुनाव, उस वक्त आप वहाँ चुनावी प्रचार अभियान में भी थे, मांडर के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भी थे। जो वोटिंग का पैटर्न है जनता का, पिछले कुछ बरस में ये देखा गया है कि जनता जाति धर्म के आधार पर बिखरती हुई दिखती है और एक तरीके से पॉलिटिकल पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है। क्या वैसा कोई गेम दिखेगा रामगढ़ में, या रामगढ़ की जनता सोचती समझती है, जानती है सच्चाई क्या है? देखिए, रामगढ़ की जनता जानती है। जिस प्रकार से मैंने बेरमो के चुनाव में पूरे 21 दिन हमने वहाँ पे कैंप किया, मैं अपने क्षेत्र को छोड़ा, मैं अपने घर को छोड़ा। अरे जब मैं एक राजनीति में ऐसे लोग भी होते हैं जो राजनीति को व्यापार समझते हैं। अरे जब मैं व्यापारी को पार्टी का आदेश समझ करके मदद कर सकता हूं, ये तो मेरी नेत्री है, नेत्री के लिए तो जाना ही है। मैं तो खुद कैंप करूंगा, आला कमान का दिशा निर्देश का इंतजार कर रहा हूं कि आप मुझे किस क्षेत्र में देंगे, और जहां भी जाऊंगा पूरे ईमानदारी के साथ में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगा, और ममता देवी के परिवार या जो कांग्रेस पार्टी का जो भी उम्मीदवार रहेगा उसके सपोर्ट में मतदान करूंगा। लेकिन जनता सवाल पूछेगी वहां कि आप सत्ताधारी दल के विधायक हैं, सरकार की उपलब्धियां गिनाइए, वोट मांगने आए हैं, क्या गिनाएंगे? देखिए, बहुत सारा चीज है गिनाने के लिए, बहुत सारा। कोविड काल तो हमने नहीं देखा था, हमने सेवा किया। अरे बड़े उद्योगपति राहुल जी हमारे पदयात्रा कर रहे हैं, करीब 4000 किलोमीटर के आसपास उन्होंने पदयात्रा किया। आखिर किस लिए? इस बढ़ती हुई असमानता को लेकर के, जो कुछ पूंजीपतियों के द्वारा, कुछ उद्योगपतियों के द्वारा एक उपनिवेशवाद कायम किया जा रहा था, उसके खिलाफ में राहुल जी ने पदयात्रा किया। और हम जानते हैं हमारी पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, हमारी पार्टी का जो विचारधारा है, वो जनता के लिए है, और हम जनता के पास जाएंगे अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के। अगर वे कहते हैं कि 3 साल की उपलब्धि अगर आप होते तो कोरोना काल में लोगों को आप मरता छोड़ देते, जिस प्रकार से केंद्र में बैठी सरकार ने किया। हम तो कोविड काल में जब लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, हमने कोविड काल में काम किया, हमने खाली खजाना था, हमने काम किया, हमने बहुत सारे निर्णयों को लेने का प्रयास किया है। लेकिन आज जिस प्रकार से स्थानीयता की बात को लेकर के हम लोगों ने विशेष सत्र बुला करके इसको पारित किया, बिल को पारित किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो दूसरे प्रदेश से हैं उन्होंने क्या किया, या ये किया। आप हर कुछ को अगर कार्यपालिका और जो विधायिका है उसका हर चीज को अगर आप न्यायपालिका में ले जाएंगे तो फिर स्वतंत्रता कहाँ है?
हमारा निर्णय जो है हम राज्य हित में निर्णय कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ के आम जनमानस के लिए एक रास्ता बनाने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो आपको राजग के कार्यकर्ता, एनडीए के जो लोग हैं, वे नहीं चाहते हैं कि जन कल्याण, झारखंडी जन कल्याण का काम सरकार करो। हम कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। बहुत सारे कामों को हम लोगों ने किया है। लेकिन बीजेपी का तर्क है, एनडीए का तर्क है कि ये तो राजभवन ने वापस किया है विधेयक को, और राजभवन के ने कहा है कि इस पर आप जो संवैधानिक बिंदु पर इसका आप गहनता से अध्ययन करिए, क्योंकि ये जो विधेयक है वो मूल अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ऐसे में फिर सरकार क्या निर्णय लेगी? नहीं, ये मौलिक अधिकारों का हनन कहीं नहीं करता है। ये बात राज्यपाल ने कही, मैं नहीं कह रहा। देखिए मैं महामहिम का सम्मान करता हूँ। राजभवन हमारा कार्यपालिका का हमारा प्रमुख है, मैं उसका सम्मान, मैं कटाक्ष नहीं करना। लेकिन होना ये चाहिए था कि हम जब बिल को भेजे तो 14 दिनों के अंतराल में हमको अगर कुछ उसमें परिवर्तन करना था तो उसको वापस भेजना था, ताकि हम उसमें अध्ययन करते। 6 माह रख करके ये कहीं से भी उचित नहीं है। 6 माह ठीक है, हमारा सत्र आ रहा है, हम फिर भेजेंगे, आपको फिर भेजना पड़ेगा, आप फिर वापस करिएगा, हम फिर भेजेंगे, क्योंकि हम झारखंडी हित के साथ में समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर जनता सवाल करेगी कि जो नियोजन का सवाल था, नियोजन नीति कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाई, तो फिर नियोजन नीति पर नौजवानों को क्या जवाब दीजिएगा रामगढ़ में जाकर? देखिए, नियोजन नीति में इतना कहूँगा कि 19 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का सत्ता रहा, आज तक इन्होंने कोई पॉलिसी बनाया नहीं। आनन फानन में आप देखिएगा, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि मैं बहुत सारे दरोगा वगैरह को देखता हूँ, कोई यहाँ पे नागपुरी बोलने वाला नहीं है, कोई यहाँ के लोगों को समझने वाला। टीचर को आप भेज रहे हैं, नर्स को भेज रहे हैं, आप कहीं कहीं से ला करके, तो प्रदेश यहाँ के लोगों के लिए बना है। मैं किसी को रहने और खाने से मना नहीं है, आप यहाँ पे 2 घर उचित नहीं है, एक घर में ही। देखिए, एक बात है, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर नियोजन नीति के बारे में अगर मुझे स्पष्ट अगर आप पूछना चाहेंगे, तो मैं इतना हमारे जो युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा कि खाना बनने में थोड़ा वक्त लगता है। उसको चावल खाइएगा तो तबीयत खराब हो जाएगा। आपको अगर आनंद फानन में अगर मैं नीति बना करके नहीं दूंगा, नीति अगर हम लोग नहीं बनाएंगे, तो कल के तारीख में उलझने और बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको अभी चाहिए, लेकिन आपके भविष्य को ठीक करने के लिए हम लोग इस एक बिंदु पे हम लोग उसमें लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे हमारा जुडिशियरी हो या अन्य चीज हो। हम एक बिंदु को ठीक करके, जो 22 वर्षों में नहीं हुआ, उसको हेमंत जी की अगुवाई में जो गठबंधन की सरकार चल रही, हम लोग उसको करेंगे। और एक चीज है, हम लोग चाहते हैं कि जो यहाँ पे आउटसोर्सिंग का मामला जो चल रहा है और जो अनुबंध का मामला जो चल रहा है, हम लोग अनुबंध और आउटसोर्सिंग को ही समाप्त करना चाहते हैं। यहाँ की जो बहनें हैं, यहाँ के जो युवा हैं, उनको लगे कि झारखंड में हमारा भविष्य सुरक्षित है, और हम आपको वादा करते हैं कि झारखंड में आपका भविष्य हम लोग सुरक्षित रखेंगे और आपके सोच के अनुरूप आपको झारखंड देंगे। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जब ये ऐलान हुआ था कि निजी क्षेत्र में 75% जो नौकरियां हैं स्थानीय के लिए आरक्षित की जाएगी, ऐसे में एक सवाल पनपता है कि स्थानीयता डिफाइन नहीं हो पा रही है, नियोजन नीति समग्र रूप से नहीं बन पाया है, तो फिर ये जो 75% नौकरी की बात है निजी क्षेत्र में, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए, हम लोगों ने स्थानीयता और नियोजन को परिभाषित करने का प्रयास किया था। देखिए, सारे लोगों के पास में 1932 का हथियार नहीं है। बहुत सारे कुछ जो है हमारे, बहुत सारे जैसे बिरहोर जनजातीय समुदाय है, उनके पास में हथियार नहीं, क्या वे नहीं है, लेकिन उनके लिए गांव है। गांव हमारा जो बैठ करके ग्राम सभा करके देकर, वो हमारा एक माध्यम। हमारे बहुत सारे, जैसे मैं कुछ मारवाड़ी समाज से मिलता हूँ, तो 200 साल पहले आए हुए हैं, लेकिन उनके पास में हथियार नहीं है। तो क्या वे नहीं है? हाँ, यहाँ पे है क्या कि 80% लोगों के पास में हथियार है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पहचान कराना। आखिर 75% का पहचान क्या है? 75% हम जो निजी क्षेत्र में, उसका पहचान क्या है? गांव घर ही है ना। हम तो गांव घर को देखना चाह रहे हैं ना। हम मोहल्ला शहर नगर नहीं कह रहे हैं, हम गांव घर कह रहे हैं। जो अगल बगल में गांव टोले हैं, वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो स्थानीय समिति है हमारा, उसके द्वारा पहचान करा करके उनके, हो सकता है कि उनका आवासीय कब से है,
तो आवासीय उनका क्या आधार, क्या खतियान ही है। एक जो मसला और है कि झारखंड की बहुत पुरानी मांग रही वो सरना धर्म कोड को लेकर, वो प्रस्ताव भी केंद्र के पास गया, उस पर अब तक कोई परिणाम सामने नहीं निकल के आ रहा है। आपको क्या लगता है, केंद्र इस पर चुप्पी साध लिया है, वो मंशा नहीं रखती है, क्या लगता है? देखिए, बहुमत की केंद्र में सरकार बैठी हुई है, और अगर मोदी जी की सरकार में अगर लोग आदिवासी के हितैषी हैं तो उनका जो अलग जो कोड का जो डिमांड है उसको दे देना चाहिए उनको। क्योंकि देखिएगा, कहते आप बहुत सारे लोगों को सुनिएगा कि अरे ये आदिवासी लोग यहाँ पे हैं। आखिर क्यों कहते हैं आप ये शब्द को इसीलिए प्रयोग करते कि उनकी अलग ही व्यवस्था है, रहने का, खाने का, नाचने का, गाने का, ये तमाम व्यवस्था ही अलग है। और उनकी व्यवस्था के साथ अगर अन्याय करिएगा, आखिर बिरसा मुंडा जी के आंदोलन के रूप में सबको आंदोलन करना पड़ेगा। बिरसा मुंडा जी ने आंदोलन क्यों किया? व्यवस्था के खिलाफ ही किया ना। आखिर यहाँ पे जो दीकू शब्द का जो प्रयोग होता है, आखिर क्यों? व्यवस्था आप उनके अनुरूप आपको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ पे कोई फिर नया शब्द ना निकल जाए। आज आप कम से कम आज आप कह रहे हैं कि कभी 27% देंगे, कहते कभी 26% देंगे। इनका जमीन कैसे संरक्षित हो, इनका भाषा संस्कृति कैसे हो, इनको बचाने के लिए चाहिए क्या कि आपको इनको सरना धर्म कोड देना चाहिए। और मोदी जी पूर्ण बहुमत, बहुत सारे मुद्दों पे आप निर्णय ले रहे हैं, आप उद्योगपतियों को का कर्जा माफ कर दे रहे हैं, तो इसमें भी एक हमको दे दीजिए ना। आप दे दीजिए। आप क्यों नहीं देना चाहते हैं? आप इसीलिए नहीं देना चाहते हैं कि आपको जो आरएसएस का डर है, आप नहीं देना चाहते, इसीलिए तो आप डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं। डिलिस्टिंग की बात करिएगा, हमारा आरक्षण घटेगा, हमारा जितना कोटा है वो कोटा आप घटाइएगा। 28% झारखंड में मिल रहा है, कल के तारीख में 20% दीजिएगा और हमको ताली बजवाइएगा। तो ऐसे नहीं होता है। हम मांगेंगे तो आप उग्रवादी कहिएगा, हमको कानूनी दांव-पेच पे फंसाइएगा। झारखंड की जनता इस चीज को समझ रही है। हम लोगों ने ओबीसी आरक्षण भी यहाँ 27% दिया है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 14% किया था। क्योंकि हम समझते हैं आज के तारीख में अगर आदिवासी ओबीसी को मिला दीजिएगा 80% है आपका पॉपुलेशन, तो इनको क्यों नहीं दीजिएगा आरक्षण? इनका पॉपुलेशन से कम दीजिएगा क्या इनको? तो आपको क्या लगता है कि रामगढ़ के उपचुनाव में इन सारे प्रभावों का जनता इतना सूक्ष्मता से अध्ययन कर पाएगी, इन सारे विषयों पर इतना सूक्ष्मता से सोच पाएगी कि केंद्र ने लटका के रखा है या फिर बीजेपी परेशान कर रही इसलिए समाधान का रास्ता नहीं निकल रहा है? जनता तो सीधा सपाट समझना चाहेगी। तो बीजेपी वहां बोलेगी क्या चीज? वो क्या बोलेगी? क्या अन्याय कर रहा है कि हम 27% ओबीसी को दे रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं क्या? बाबूलाल जी तो बोल रहे हैं कि सरकार सिर्फ घुमा रही है। कहाँ घुमा रही? तो फिर आप देखिए, एक चीज है ना, एक चीज है केंद्र में जो सरकार होती है, करीब करीब हर लोग जानते हैं कि राज्यपाल उन्हीं के द्वारा चयनित होकर के आता है। अगर देखिए, विधायक को अगर लग रहा है तो आपको इतना लेट नहीं करना था, आपको पहले दे देना चाहिए था। आप किस मुंह से आप बोलेंगे कि हमने आप क्यों वापस किए? जो विधेयक जो महामहिम के पास था उसको तुरंत, और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको, बहुत सारे सलाहकार हैं उनका, बहुत सारे कानूनविद हैं, सलाह ले लेते आप कि भाई इतना ज्वलंत मुद्दा था, नहीं लेना चाहिए था क्या? लेना चाहिए था और उनको तुरंत में वापस करना चाहिए था। हम राज्यपाल के जो सलाह का स्वागत करते, अगर कुछ कमी बेसी है तो हम उसको करते, लेकिन आप बच्चा जन्म लिया और शादी के बाद अगर आप इस प्रकार से मुझे वो गिफ्ट मांगिएगा तो मैं कहाँ से दूंगा? उसमें जो एक पहलू का राज्यपाल जी ने जो कहा है कि जो नियोजन में समानता की वो बात कर रहे हैं, लेकिन इस पहलू पर भी गौर किया जाना चाहिए कि देश के तमाम राज्यों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियां वहां के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित है। बिल्कुल। तो अगर झारखंड में हम आरक्षण कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 का, वो प्रभावित होने लग रहा है। ये कैसे हो जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये इस पर आप लोग क्या तर्क देंगे? देखिए, उसका कारण है, झारखंड प्रदेश में 9 जनजातीय भाषा है, लेकिन आप उसमें फिर से जोड़ना चाह रहे हैं। अगर आप जोड़िएगा तो फिर विवाद में फंसिएगा। बंगाल के पास क्या अपना स्थानीयता नहीं है क्या? तमिलनाडु में नहीं है क्या? कि पंजाब में नहीं है क्या? कहाँ नहीं है? मुझे उड़ीसा आपका बगल का प्रदेश है, वहां नहीं है क्या? कि बिहार जहां जिससे आप अलग हुए वहां नहीं है क्या? आप बाकी राज्यों को छोड़ करके, चूंकि नया राज्य है,
एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, आप इसको दबाया जाए, झारखंडी मुख्यमंत्री, इसको दबाया जाए। आप इसको उद्योगपतियों का एक अड्डा बनाना चाहते हैं भाजपा के, क्योंकि खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। आप चाहते हैं यहाँ उद्योगपतियों को खिलाए और यहाँ के लोगों को तहस नहस कर दें। अंतिम सवाल की तरफ लौटते हैं। जनता जो कहेगी, मेरे ख्याल से जो रामगढ़ में जनता सवाल करने वाली है, वो कहेगी कि हमारे नौकरी का, बेरोजगारी भत्ता का, स्थानीय नीति का, नियोजन नीति का, सरना धर्म कोड का, ST SC OBC का 77% आरक्षण का मसला, तमाम मसलों पर सरकार का एफर्ट्स तो दिखाई पड़ता है, लेकिन समग्र रूप से वो नीतिगत रूप से सामने नहीं आती है, कानूनी दांवपेच में फंस के रह जाता है। कैसे में इसका जवाब दीजिएगा? ये तो सवाल आएगा वहां पर। देखिए 77% मैं नहीं कहूँगा, उसमें सवर्णों का 10% है यहाँ के, लेकिन यहाँ के स्थानीय सवर्णों का है, आप उसको भी जोड़िएगा। देखिए मुद्दा है नौकरी का। अरे हम किनके लिए यहाँ पे जो 75% निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करें, यहाँ के स्थानीय के लिए। हम किनके लिए तृतीय और चतुर्थ वर्ग के में नौकरी में यहाँ की भागीदारी की बात कर रहे हैं, यहाँ के युवाओं के लिए। तो हम कहाँ भाग रहे हैं? अरे भागना तो उनको है, NDA के लोगों को, कि आपने क्या किया 22 वर्षों तक। सिर्फ जो है कि गोल गोल राज्य को घुमाया, लोगों को गुमराह किया और अपने लोगों का भला किया। आपने क्या किया भाई? यहाँ के खनिज संपदा को आपने लूटा, यहाँ के तमाम चीज को आपने नाश कर दिया। यहाँ ना आज तक स्थानीय नीति ठीक से बन पाया, यहाँ का जितनी नौकरी है सब कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो आप क्या कर रहे थे? आप चद्दर ओढ़े हुए नहीं ना थे, आप शासन चला रहे थे ना, तो आपको देखना चाहिए था। अरे हम तो कर रहे हैं, भले कोर्ट का जो माननीय न्यायालय का जो भी कटाक्ष है, माननीय महामहिम का जो भी बार बार बिल वापस करे, लेकिन लड़ना तो झारखंड का फितरत है, झारखंडी लड़ेगा ही। को लेकर पूरा आश्वस्त हैं आप? 100% जीते हैं। देखिए मैं जहां भी गया हूं पूरी ईमानदारी से गया हूं। मैंने दुग्धा में, बेरमो में 2020 में अनूप सिंह के लिए मैंने काम नहीं किया था, मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया था। जिता करके तो आए थे। आज देख लीजिए, अब दुग्धा का रिजल्ट देख लीजिए, एक एक बच्चा। देखिए उनका क्षेत्र में मुझे आज गेस्ट के लिए बुलाता है, आमंत्रण देता है कोई भी प्रोग्राम में, लेकिन चूंकि विधायक साथी हैं, प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं होता है, बिना इजाजत में मैं नहीं जाना चाहता। मैंने 2-4 बार गया भी, लेकिन थोड़ा नाराजगी दिखलाया तो वापस भी हो गया। लेकिन भैया वोट मांगे हैं तो थोड़ा उम्मीद तो करेगा ना लोग, तो जाने देते, क्यों नहीं जाने देते हैं। यहाँ पे जो है कि आपका जो 2022 में जो मांडर का चुनाव हुआ, पूरे एक एक गांव, चाहे इटकी हो, चाहे आपका लापुंग हो, चाहे आपका मांडर हो, तमाम जगहों पर आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे चल जाइए, आप मेरे सोशल जो फेसबुक अकाउंट पे चल जाइए, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में चल जाइए, आपको पूरा का पूरा लिस्ट दिखेगा कि राजेश कच्छप एक पार्टी का कार्यकर्ता है, और कौन कैंडिडेट होगा वो मायने नहीं रखता है। पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, पार्टी के लिए वो तन मन और धन से भी अपना पेट्रोल जला करके जाता हूं। वहां के प्रत्याशी को नहीं मांगता हूं। मैंने ना बेरमो में मांगा, ना ही मैंने मांडर में मांगा। ममता तो मेरा लीडर है, ममता तो लीडर है, आंदोलनकारी है। जाएंगे कैसे? पार्टी जिस दिन फरमान जारी करेगा, जिस दिन आदेश करेगी, जहां मुझे चाहे गांव का जिम्मा दीजिए, चाहे पंचायत का जिम्मा दीजिए, या प्रखंड का जिम्मा दीजिए, या विधानसभा का जिम्मा दीजिए, जहां लगाइएगा पूरे ईमानदारी से राहुल जी का जो संदेश है, जो रामगढ़ की जो जनता है, जो ममता जी देवी का जो संघर्ष है, उसका जो बलिदान है, बलिदान के बदौलत वोट ला करके जो कांग्रेस का जो गठबंधन का प्रत्याशी होगा उसके पक्ष में वोट कराऊंगा। चलिए, तो राजेश कच्छप जी कह रहे हैं कि हम इस बार रामगढ़ जाएंगे और रामगढ़ की जनता से अपील कर ममता देवी के संघर्ष के बलबूते जो उन्होंने जनता के बीच अपनी एक इमेज बनाई थी, उसके बुनियाद पर वहां की जनता से वोट मांगेंगे। झारखंड के भीतर अगर रामगढ़ की बात करते हैं तो साल 2016 में जब गोलीकांड हुआ था, उस वक्त एक बहुत बड़े आंदोलन का नेतृत्व वो कर रही थी और उनके ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने उस आंदोलन को भड़काया था, और उसके बाद जब वो दोष साबित हो गया और उस बार वो दोषी करार दी गई तो उन्हें जेल जाना पड़ा है और इस वक्त उनकी सदस्यता चली गई है। लेकिन बावजूद इसके लगातार जिस तरीके से रामगढ़ के भीतर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई हैं, एक बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं रामगढ़ की जनता ममता देवी के जो पिछले आंदोलन के कार्य रहे हैं या फिर जो उनके आंदोलन की एक पृष्ठभूमि रही है, उससे कहीं ना कहीं प्रभावित है और रामगढ़ की जनता उनके नेतृत्व
कौशल को पिछले 2-3 वर्ष में देखी है, तो शायद इस आधार पर रामगढ़ की जनता कोई निर्णय ले सकती है। लेकिन हालांकि ये 2 मार्च को पता चलेगा कि परिणाम किसकी झोली में आएगा और सीट किसके झोली में जाएगी। एक बात साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि वहां पर जो संघर्ष है वो एनडीए और यूपीए के बीच ही दिखाई पड़ेगा। तीसरा कोई वहां फ्रंट अभी तक मैदान में दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम आपको लगातार रामगढ़ चुनाव का और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार।